हमारी पृथ्वी के सभी रास्ते समतल नहीं हैं। हमें अपना रास्ता बनाने के लिए कई बार पहाड़ों को भी काटना पड़ता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं कीर्ति श्रीवास्तव और MK ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम यहां पर कवर कर रहे हैं NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 को। अब तक हमने इस बुक में पढ़ा सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में, ग्लोब और उस पर खिंची अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। फिर आगे हमने जाना पृथ्वी की गतियों के बारे में और हमने जाना पृथ्वी के परिमंडल के बारे में। और आज हम जानेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में, यानी मेन लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ के बारे में। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम देखेंगे अपर्दन, निक्षेपण, पर्वत। पर्वतों में हम जानेंगे भ्रंशोत्थ पर्वत, वलित पर्वत क्या होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं और स्थल रूप और उन पर रहने वाले लोगों का जीवन, यानी कि लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पृथ्वी की सभी सतह एक समान नहीं है। हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह जो है वो सभी जगह पर एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हमें दिखाई देते हैं। तो स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। मतलब हम खुद भी देखते हैं कि कहीं पर ऊंचा भाग है, कहीं नीचा भाग है और कहीं पर समतल जगह है। और ये जो स्थल रूप बनते हैं ये दो प्रकार की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। और ये प्रक्रिया जो है जो है अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया होती है। एक्चुअली क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो है लगातार गति होती रहती है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। ये दो तरीके की गति, एक आंतरिक प्रक्रिया के कारण जो है बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं कहीं पर उठ जाती है और कहीं पर धंस जाती है। एक्चुअली पृथ्वी के अंदर जो है जो हलचल होती रहती है उसके कारण जो है कई बार जो है पृथ्वी के कई स्थानों पर जो है वो स्थान उठ जाता है और कई स्थानों पर वो स्थान धंस जाता है। तो ये उसकी आंतरिक प्रक्रिया के कारण होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि एक जो है बाह्य प्रक्रिया होती है। तो बाह्य प्रक्रिया के द्वारा भी ये घटना घटित होती है कि मतलब कहीं कहीं पर स्थल जो है वो उठ जाते हैं और कहीं कहीं पर धंस जाते हैं। और जो बाह्य प्रक्रिया के द्वारा ये होता है तो इनको हम अपर्दन और निक्षेपण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अपर्दन किसे कहते हैं? तो अपर्दन दोस्तों जो है वो एक्चुअली अगर आप इनको सरल भाषा में समझें तो अपर्दन का तात्पर्य है कम हो जाना। मतलब किसी भी क्षेत्र पर जो मिट्टी की ऊंचाई है या मिट्टी की जो मोटाई है या जैसे पत्थर भी है या पहाड़ भी है तो जो वो घिस जाते हैं उस घिसने को या कम होने को हम अपर्दन के नाम से जानते हैं। और जो घिसने के द्वारा उसमें से मिट्टी निकलती है या छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं उनको जो नदियों के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से, हवा के माध्यम से और भी कई माध्यमों से जो उनका परिवहन होता है और परिवहन के द्वारा जब कभी वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके इकट्ठे होने को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम उसको निक्षेपण कहते हैं। तो ये जो है ये प्रक्रियाएं बहते हुए जल के द्वारा होती हैं, वायु के द्वारा होती हैं, बर्फ़ के द्वारा होती हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि हम विभिन्न जो स्थल रूप हैं उनकी ऊंचाई और ढाल जो है वो बन जाते हैं। खैर, पीछे जो है एक हमारे काम की और भी बात थी इसमें जिसके बारे में इन्होंने बताया है तो उसको भी दोस्तों हम जान लेते हैं। कि इन्होंने बताया कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो मतलब जो पहाड़ी होती है, पहाड़ से एक्चुअली नीचे का आप समझिए कि जैसे पहाड़ ज़्यादा ऊंचे होते हैं, पहाड़ी उनसे अपेक्षाकृत नीचा होता है। नीचे मतलब समझ लीजिए उनकी ऊंचाई कम होती है पहाड़ों से। तो पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। मतलब जो पहाड़ी होती है वही जब एक सर्टेन जो है ऊंचाई से ज़्यादा हो जाती है, मतलब 600 मीटर से अधिक ऊंचाई हो जाती है और उसके ढाल जो है वो खड़े होते हैं तो ऐसी पहाड़ी को ही हम पर्वत कह देते हैं। 8000 मीटर, अब इन्होंने एक आपसे प्रश्न किया है कि 8000 मीटर से ऊंचे पर्वतों के नाम बताइए। तो चलो दोस्तों आप जो है इसको सर्च करें और सर्च करके कमेंट करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि जो है 800 मीटर से जो ऊंचे आपके पहाड़ हैं
वो कौन कौन से पहाड़ हैं और क्या भारत में भी ऐसा कोई पहाड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 800 मीटर से अधिक है। यदि है तो आप कमेंट करें उसे। खैर, तो अब आगे ये पर्वतों के बारे में बता रहे हैं कि जो है अब ये 3 प्रकार की मुख्य रूप से स्थलाकृतियाँ हो गई आपकी, पर्वत, पठार और मैदान, है ना। ऊंचाई और ढाल के आधार पे 3 प्रकार की मुख्य रूप से आपकी जो है वो स्थलाकृतियाँ हो गई, पर्वत, पठार और मैदान। तो अब हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? पर्वतों के बारे में। तो पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, मतलब वो नेचुरली अपने आप जो है प्राकृतिक रूप से वो बने हुए हैं, उनमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो पर्वत का जो शिखर है वो छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, मतलब उसका जो टॉप होता है वो आप समझिए तिकोने जैसी आपको आकृति पर्वत की हमेशा आप देखते हैं कि तिकोने जैसी दिखाई देती है। तो उसका जो शिखर होता है बहुत छोटा होता है और नीचे उसका आधार जो होता है, मतलब जो उसका बेस होता है वो बहुत चौड़ा होता है। आसपास के क्षेत्र से काफ़ी ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ जो है हमें बादलों जैसे ऊंचे दिखाई देते हैं। और एक खास बात ये होती है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे आप पहाड़ों पर जाएंगे ऊपर, वैसे वैसे जलवायु क्या होती है वो ठंडी होती जाती है। तो कुछ पहाड़ों पर क्या होता है, पर्वतों पर हमेशा जो है बर्फ़ की नदियाँ जमी रहती हैं और उन्हें हम हिमानी कहते हैं। हिमानी यानी कि ग्लेशियर, मतलब कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जिन पर हमेशा बर्फ़ जमे रहते हैं, जमे हुए फॉर्म में, उन्हें हम बर्फ़ की नदियाँ होती हैं जो, तो उन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु बहुत, मतलब एक कह लीजिए कि कंफर्ट जोन नहीं होता है। पहाड़ों की जलवायु में सबको जो है कंफर्ट नहीं फील हो सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर लोगों का निवास जो है वो कम होता है। एक तो पहली बात तो रहना मुश्किल होता है। पर्वतों के ऊपर किस प्रकार से आप आएंगे जाएंगे, कैसे रोड्स बनाएंगे, कैसे स्कूल कॉलेज बनाएंगे और कैसे आप व्यवसाय करेंगे, ये सब मुश्किल होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर लोगों का जो घनत्व है, लोगों के निवास का जो रिस्पेक्टिवली है, लोगों के का निवास जो है वो कम होता है। और वहाँ का धरातल क्या होता है, वो खड़ी ढाल वाला होता है, तो कृषि योग्य भूमि की भी कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, मतलब पर्वत जो है अकेले भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित भी हो सकते हैं। जैसे देखिए इसमें दिखाया गया है। तो ऐसे पर्वतों को हम क्या कहते हैं? श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला के नाम से हम जानते हैं। तो आगे बढ़ते हुए ये आपसे कहते हैं कि बहुत से पर्वतीय जो तंत्र हैं वो क्या होता है, समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। जैसे हिमालय है और आल्प्स पर्वत है, एंडीज़ है दक्षिण अमेरिका का, और एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं तीनों क्रम से। हिमालय में जो है आपका हिमालय जो है एशिया में है, और आल्प्स जो है आपका यूरोप में है, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज़ पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है ना। कई प्रकार के हो सकते हैं, ऊंचे हो सकते हैं, कम ऊंचे हो सकते हैं, उनका आकार बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। और पर्वत जो है वो 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो अब आइए इनके बारे में हम जान लेते हैं। हिमालय और आल्प्स पर जो पर्वत हैं वो वलित पर्वतों के प्रकार हैं, और जिनकी सतह जो है ऊबड़ खाबड़ है और शिखर शंक्वाकार है। जैसे शंकु होता है आप उस तरीके का है, मतलब ऊपर जो है बहुत पतला है और नीचे आधार काफ़ी चौड़ा है, शंकु का आकार बनाता है वो लगभग। और भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। मतलब वलित का मतलब क्या है वो आगे क्लियर करते हैं कि अपर्दन के कारण जो है क्या होता है कि ये श्रृंखला घिस जाती है। तो जब वो घिस जाती है तो जो है उसमें वलय पड़ जाते हैं, इसी के कारण इनको वलित पर्वत कहते हैं। उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन और रूस का जो यूराल पर्वत है वो गोलाकार दिखाई देता है एवं इनकी ऊंचाई कम है, क्योंकि अगर कोई शंक्वाकार चीज़ होगी तो वो रिस्पेक्टिवली ऊंची होगी अपेक्षाकृत, और अगर वो जो है गोलाकार होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी अपेक्षाकृत ऊंचाई कम होगी। ये पर्वत पुराने और वलित पर्वत है, मतलब जो भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला है और उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन और रूस का जो यूराल पर्वत है, ये जो है अपेक्षाकृत जो है पुराने हैं और वलित पर्वतों की श्रेणी में ये आते हैं। अब आगे ये बता रहे भ्रंशोत्थ पर्वत कैसे बनते हैं। तो जब बहुत बड़ा भाग जो है वो टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से जो है विस्थापित हो जाता है, मतलब कि आगे इन्होंने एक चित्र के माध्यम से उसे क्लियर किया है कि जैसे कोई भाग है
किसी कारण से उनमें जो है दरार पड़ जाए, और दरार पड़ के एक उसका बहुत बड़ा हिस्सा, देखिए ये पूरा हिस्सा पहले ये बराबर था, ये जो है पूरा हिस्सा, इसे समझिए कि ये जो पूरा हिस्सा है पहले ये पूरा हिस्सा ऐसे बराबर था, बाद में क्या हुआ कि ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा नीचे धंस गया। हाँ, और ये नीचे धंस कर क्या हुआ कि जो है अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये ऊंचा हो गया, ये नीचा हो गया। तो इस तरीके से जो पर्वत बनते हैं इन्हें हम भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं, ठीक है। और ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हम कहते हैं। जो ये वाला जो हिस्सा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, ये उत्खंड है, ये वाला हिस्सा, ये दोनों जो हिस्सा ये उत्खंड है। और ये जो है, ये जो नीचे धंस गया इसे हम द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, या ग्राबेन के नाम से जानते हैं। द्रोणिका भ्रंश या इसे ग्राबेन कहते हैं। यूरोप की जो राइन घाटी है और वॉस्जेस पर्वत है, इसी तरीके के पर्वत तंत्र का उदाहरण है। और एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से आप उनकी स्थिति पता कर सकते हैं, उनके आकार के बारे में भी जान सकते हैं। अब तीसरे प्रकार का जो पर्वत होता है दोस्तों, वो होता है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत जो है, जाहिर सी बात है, नाम से ये स्पष्ट है कि ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। और जो है अब इसमें इन्होंने दो उदाहरण से आपको बताया है कि अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो माउंट किलिमंजारो है, और जापान का जो फ्यूजियामा है, ये जो है दोनों ही किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण है, ये दोनों ही ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है। तो अब आगे ये बता रहे हैं कि पर्वतों से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। पर्वत जो है वो जल के संग्रहगार होते हैं, वहाँ पे बहुत सी नदियों का वो स्रोत होते हैं। यहाँ पे जो हिमानियाँ होती हैं पर्वतों पर, वो जो है बहुत सारी जो नदियाँ हैं उन्हीं के द्वारा जो है उनका प्रारंभ स्थल वो हिमानी होते हैं। तो और जलाशयों में जल जो है इनके माध्यम से ही पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग जो है सिंचाई और पनबिजली में किया जाता है। और जो है बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु इनमें पाए जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जल का इस्तेमाल होता है। तो वो जल हमें कहाँ से मुख्य रूप से प्राप्त होता है, पर्वतों के माध्यम से। अच्छा, इसके बाद जो है पर्वत जो है वो केवल जो है जीव जंतु या वनस्पतियों के लिए ही या केवल जल के लिए ही नहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जो है बहुत सारे जो सैलानी हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो हर साल यहाँ पर घूमने जाते हैं और वहाँ पर कई तरीके के पर्वतीय गेम्स भी खेलते हैं, जिनमें जो है पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, स्कीइंग है। तो इनमें से दोस्तों आपने क्या कुछ गेम्स खेले हैं? अगर खेले हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और जो है आप बताइए कि वो किन देशों के प्रमुख गेम्स हैं। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अब इसके बाद जो है ये आपको बता रहे हैं, ये देखिए एक यहाँ पर पर्वतों के चित्र दिखाए गए हैं। ये देखिए ये ज्वालामुखी पर्वत है आपका, ये देखिए यहाँ से लावा निकला हुआ है ना, और अत्यधिक दाब के कारण मैग्ना का निर्माण होता है। ये देखिए ये फिर उसके बाद जब वो मैग्ना ठंडा, मतलब जब ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो ज्वालामुखी फिर वो पर्वत बन जाता है, पहाड़ बन जाता है ना। चलिए खैर आगे हम देखते हैं पठार जो है दूसरी प्रकार की जो है वो स्थलाकृति है, और ये पठार जो है उठी हुई होती है और सपाट भूमि होती है। मतलब एक बहुत दूरी तक उठा हुआ क्षेत्र जो है, एक अपेक्षाकृत लंबी दूरी तक जो है उठा हुआ क्षेत्र, और सपाट जो भूमि होती है उसे हम पठार के नाम से जानते हैं। आसपास के क्षेत्र से ये ऊंचा होता है और ये मेज के समान सपाट होता है। और पठार के एक से अधिक किनारे भी हो सकते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई मतलब प्रायः जो होती है वो कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। और पठार जो है नए और पुराने हो सकते हैं। और जो है भारत में जो दक्कन का पठार है वो पुराने पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है, मतलब ये पुराने पठारों में आते हैं। और तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से, माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। मतलब देखिए सामान्य रूप से जो मतलब नॉर्मल पर्वत होते हैं लगभग उनकी जैसी इसकी ऊंचाई है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। देखिए अभी पीछे हमने पर्वतों की उपयोगिता जानी कि पर्वतों के माध्यम से हमें देखिए जल प्राप्त होता है, कई तरीके की वनस्पतियाँ मिलती हैं।
और अब जो है पठारों की उपयोगिता ये बता रहे हैं कि इनमें कई तरीके के खनिज पाए जाते हैं। और इसी कारण से क्या होता है कि पठारी क्षेत्रों में जो है होता है वो खनन का कार्य होता है। अफ्रीका का पठार जो है, अफ्रीका का पठार जो है सोना और हीरों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर सोने और हीरों का खनन होता है। दोस्तों अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर वहाँ पर जाइएगा, हो सकता है कि कुछ सोना और हीरा आपको भी मिल जाए, है ना। खैर, तो भारत का जो छोटा नागपुर का सब मतलब पठार है, जो भारत का सबसे प्रसिद्ध पठार है छोटा नागपुर का, वहाँ से जो है आपको लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार मिलते हैं। और जो है यहाँ पर इसी का खनन होता है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं, मतलब झरने होते हैं, क्योंकि यहाँ नदियों की ऊंचाई, नदियाँ क्योंकि यहाँ पर गिरती हैं। हाँ, तो भारत में जो है छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात और कर्नाटक में जोंग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। किस प्रकार के जलप्रपात की जो है मतलब कि नदियाँ जो है ऊंचाई से यहाँ गिरती हैं, है ना। तो आगे जो है लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है। और मतलब कुछ पठार जो लावा के द्वारा बने हैं तो उनमें क्या होता है, काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है और वो बहुत अधिक उपजाऊ होती है, खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। और कुछ पठार तो बहुत ही रमणीय स्थल होते हैं जो जहाँ पर जो है हर साल बहुत सारे पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं अपने परिवार के साथ में। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी कमाई का एक बहुत अच्छा जो है ये साधन होता है ना। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं सर्व प्रमुख स्थल मैदानों पर। तो मैदान जो होते हैं दोस्तों वो बहुत बड़े ऐसी भूमि होती है जो है समतल होती है, मतलब काफ़ी दूरी तक वो समतल ज़मीन होती है। और सामान्यतः जो है इनकी जो दूरी होती है समुद्र तल से वो 200 मीटर से अधिक ऊंची नहीं होती है। तो कुछ जो मैदान जो होते हैं वो काफ़ी समतल होते हैं, कुछ जो है थोड़े बहुत ऊंचे नीचे भी हो सकते हैं। तो अधिकांश मैदान जो होते हैं वो नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए होते हैं। मतलब नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो जो मैदानों में निक्षेपित किया जाता है तो उनके द्वारा ही मुख्य रूप से ये मैदान बनते हैं, है ना। और नदियाँ जो है पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है ना, मतलब पर्वतों से नदी निकलती है तो उसके बाद क्या होता है कि नीचे की तरफ बहती है तो बहते बहते वो बहुत सारी मिट्टी और अपने साथ में काफ़ी चीज़ें लेके आती है, उसको निक्षेपित करती रहती है और अपर्दन करती रहती है। तो इसके कारण क्या होता है, मैदानों का निर्माण हो जाता है और वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे लेकर जाती है। और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे उसमें वो क्या क्या लाती है, तो बालू लाती है, पत्थर लाती है, सिल्ट लाती है और उसको घाटियों में निक्षेपित करती रहती है। इन्हीं निक्षेपों से दोस्तों मैदानों का निर्माण होता है, मतलब बालू, पत्थर, सिल्ट, इन सब चीज़ों से ही जो होता है वो मैदानों का निर्माण होता है। सामान्य रूप से मैदान जो होते हैं वो बहुत उपजाऊ होते हैं और मैदानों में ही अब चूँकि ये समतल होते हैं अपेक्षाकृत, तो इसलिए यहाँ पर परिवहन के साधन जो है आसानी से उपलब्ध होते हैं, चलाए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर निर्माण कार्य करना और यहाँ पर कार्य करना, व्यवसाय करना, ये सब आसान होता है। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का सर्वाधिक जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक घनत्व जो है ऐसे ही मैदानी भागों में पाया जाता है। और नदियों के किनारे ही जो है सर्वाधिक जो है आपके विश्व के प्रसिद्ध नगर बसे हुए हैं। विश्व के प्रसिद्ध नगर और सर्वाधिक जो बसावट है वो नदियों के किनारे ही हुआ है, ऐसे ही मैदानी क्षेत्रों में। और इनमें जो है कुछ बड़े मैदानों में एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना, जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी पाई जाती है। और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। अच्छा, मैदानों में जो है मनुष्य के ये जो है मनुष्य के लिए एक्चुअली बहुत उपयोगी होते हैं, तो इस वजह से ही जो है यहाँ पर हर काम करना आसान होता है। और ये चूँकि समतल होने के कारण जो है हर एक्टिविटी इजी हो जाती है, इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या का सर्वाधिक रूप हमें देखने को मिलता है। अब देखिए अंत में जो है अंतिम टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो स्थल रूप एवं लोग, मतलब स्थलाकृति है, पर्वत है या पठार है या फिर जो है वहाँ पे मैदान है, तो वहाँ के लोगों का जो है जीवन किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार से उनकी एक्टिविटीज़ होती है, इसके बारे में इन्होंने आगे बताया। देखिए ये मैदानी भाग का एक चित्र है जहाँ पर जो है संभवतः ये खेतों में धान लगाया जा रहा है। और ये जो है देखिए यहाँ पर ये शायद नारियल की खेती है या केले की खेती है। तो इस तरीके का एक चित्र इन्होंने मैदानी भाग का दिखाया है। फिर उसके बाद जो है नीचे ये अब देखिए यहाँ पर अभी आगे बता रहे हैं कि यहाँ पर घर बनाना, कहाँ पे, मैदानी भागों में घर बनाना, फसलें उगाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा सरल होती है।
तो यहाँ पर लोगों का इस कारण से क्या होता है, चूँकि पर्वतों पर ये सब एक्टिविटीज़ करना मुश्किल होता है, तो इसलिए दोनों ही क्षेत्रों में आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो रहन सहन में और जो है फ़र्क होता है। तो इनमें से जो है कुछ अंतर आप भी सोचिए, इन्होंने भी पूछे, कुछ अंतर आप भी सोचिए और उसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। तो क्या दोस्तों जो है आप जानते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़, ये जो है किन क्षेत्रों में अधिक होते होंगे? किन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है या ज्वालामुखी उद्गार है, ये जो है क्या पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक हो सकते हैं या मैदानी क्षेत्रों में? तो कमेंट करके आप इसको जो है बताइएगा। तो अच्छा, आगे ये बताते हैं कि भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ ये बहुत अधिक कभी कभी विनाश कर देते हैं। और इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जो है हम देखिए, इनको हम रोक तो नहीं सकते है ना, इन आकस्मिक घटनाओं को हम रोक तो नहीं सकते हैं, पर इनके बारे में जागरूकता फैलाकर, लोगों से चर्चा करके और लोगों को जागरूक करके और जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे हम पहले जानकारी प्राप्त करके जो है थोड़ा सा जो उसका खतरा है या कह लीजिए कि उसका नुकसान है उसे हम कम कर सकते हैं, है ना। तो हम जो है अनेक तरीक़ों का इस्तेमाल करके इस तरीके से जो है हम उस रिस्क को कम कर सकते हैं। और इसके बाद ये बता रहे हैं कि जैसे हम कई सारे जो है गलत एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि जो है हमारा समतल सपाट एरिया है वहाँ पर हम क्या करते हैं, घर बना लेते हैं, और जो बंजर एरिया है हम उसको खेती करने के लिए जो है सोचते हैं कि हम उस पर खेती करें। तो यहाँ ये कितना मुश्किल होगा। अब जैसे अगर हम इसके विपरीत करें तो इससे क्या होगा कि हमारा कई गुना लाभ होगा, लेकिन हम ऐसी मूर्खता करते रहते हैं कि पता चलेगा समतल जगह पर हमने घर बना लिया और बंजर जो अनुपजाऊ क्षेत्र है वहाँ पर हम खेती करने के लिए लगे हुए हैं, तो पता चल रहा है कि वहाँ पे उपज ही नहीं हो रही है। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि प्रदूषण फैलाते हैं कई तरीके से, जो है हम जल प्रदूषण फैलाते हैं, उसमें ले जाके गंदी चीज़ें डालते हैं हम, जो है कई सारे जो हमारे संयंत्र, अभी पिछले अध्याय में भी हमने देखा था कि कई सारे बड़े बड़े जो संयंत्र हैं या जो है गाड़ियों के द्वारा जो पॉल्यूशन फैलाया जाता है, या मतलब इस तरीके से करके हम अपनी ज़मीन को, हम अपने जो है अपने जल के जो हमारे माध्यम है उनको, या हम अपनी हवा को, सबको पॉल्यूटेट करते हैं और हम उनकी कीमत नहीं करते हैं। तो हम जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खिलाफ है, मतलब कि हम केवल आज जितना हमें मिल रहा है हम उसका मैक्सिमम इस्तेमाल ही ना करें, बल्कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचें कि हम उनको क्या दे के जाएंगे। अगर हम अभी इस तरीके से करके सब कुछ बर्बाद कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ हमारी क्या पाएंगी और वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगी। तो इसलिए जो है हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारी मॉरल ड्यूटी है ये, कि हम जो है खुद तो उपयोग करें ही, लेकिन उसका समुचित उपयोग करें, अधिकतम उपयोग ना करें बल्कि समुचित उपयोग करें, जिससे जो है हम खुद उपयोग करें और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम इतना छोड़ के जाएं कि वो हमारी ऋणी रहें। खैर, आखिरी में इन्होंने बॉक्स में एक चीज़ और भी बताई, आपको स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसके द्वारा जो है ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जो है जो स्वच्छ वातावरण है, जल, वायु और स्वच्छ वातावरण को उपलब्ध कराना जो है जो कि हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनको सर्वसुलभ कराने के लिए सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है जिसका आप सभी उत्तर दें कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र में किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है और शहरी क्षेत्रों में किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों ये अध्याय समाप्त हुआ, और इस अध्याय में आज हमने क्या क्या जाना तो इस पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें जाना कि पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियाँ क्या हैं, जिनमें जो है स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है। तो उसमें हमने जाना अपरदन की प्रक्रिया और निक्षेपण की प्रक्रिया, फिर जो है इन प्रक्रियाओं के द्वारा क्या क्या स्थलाकृतियाँ बनती है, पर्वत कैसे बनते हैं, तो पर्वत कौन कौन से प्रकार के पर्वत होते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत क्या है, वलित पर्वत क्या है, ज्वालामुखी पर्वत क्या है, फिर पठार क्या होते हैं और मैदान क्या होते हैं, और फिर हमने आखिरी में जाना स्थल रूप और यहाँ रहने वाले लोगों का रहन सहन। तो इस प्रकार दोस्तों ये अध्याय समाप्त हुआ, और आप सभी जो है से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को खुद भी देखें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, और उनके और जो है अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएं कि और क्या मैं करूं तो जो आप लोगों के लिए और अधिक उपयोगी हो। धन्यवाद, नमस्कार। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।
बाय बाय।